हम लगातार वक़्फ़ बिल की खबर पर बने हुए हैं और जैसे कि मैंने बताया था कि वक़्फ़ बिल का मामला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और इसी को लेकर जमात उलमाए हिंद जो है वो अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे और इनफैक्ट वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर चुके हैं इस बिल के रिलेटेड। मैं बता दूं जमात उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। जो वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट है और उसमें प्ली ली है कि जो इंटरिम डायरेक्शन से वो इशू की जाए कि जो नोटिफिकेशन है वो डेफर की जाए। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू साहिबा, उन्होंने कंसेंट दे दी है। जो वक़्फ़ बिल है अब वो एक कानून बन गया है और उसकी अभी एक ही फॉर्मेलिटी बाकी है कि उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट गजट में इशू करनी है। जो गवर्नमेंट गजट में जैसे ही वो पब्लिश होगी तो ये फुल फ्लैज लॉ बनेगा। और इसमें मैं बता दूं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक जो है ऑर्गेनाइजेशंस की है जमात उलमाए हिंद, मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो है वो एक पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसमें जो वैलिडिटी है वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को उसको चैलेंज किया है, जिसको कुछ घंटों पहले ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एसेंट मिला था और उसके बाद अब ये एक तरह से कानून बन जाएगा। और मैं ये भी बात बता दूं कि जो ये पिटीशन है उसको फाइल किया है एडवोकेट फुज़ैल अहमद अयूबी साहब ने, जिन्होंने वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको चैलेंज किया है और इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है और डिस्ट्रक्टिव बताया है कि ये वक़्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो खतरा है एक तरह से जो ये बिल है। और इसमें जो है वो जूरिप्रूडेंस ऑफ इंडिया है, जो इंडिया का जो बेसिक फंडामेंटल कानून है, ये उसके अगेंस्ट है। और इसमें कोर्ट से इंटरिम डायरेक्शन इशू करने के लिए रिक्वेस्ट की है ताकि जो नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 2 ऑफ अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको रोका जाए और ये एक्ट जो है वो ऑपरेशनलाइज ना बने और ये लीगल लेजिस्लेशन ना बने। इसमें ये भी कंटेस्ट किया गया है कि जब ये अगर नोटिफाई होता है तो जितनी भी वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ है वो वल्नरेबल बनेंगी और जो मैंडेटरी टाइमलाइन है उसमें जो अपलोड करने का डाटाबेस का पोर्टल और डाटाबेस पर उसके लिए जो वक्त है वो 6 महीने का है। और इसमें जो है वो क्योंकि मैं एक तरह से बता दूं कि उसमें फिर ऑफिशियल्स का रोल जो है वो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक बैकवर्ड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं या किसी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर महीनों लग जाते हैं। तो जाहिर से तौर से बात है कि इसमें कोई वो है ही नहीं, वो मैंडेटरी सर्विसेज में है ही नहीं है कि ऑफिसर जो है वो चाहे साल के बाद उसमें जो है वो रिपोर्ट दे दे या उनकी नकलें दे दे तो फिर वो अपलोड कहाँ से होगा। तो आपको ये गेम जो है वो थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम तहसीलदार के लेवल पर डॉक्यूमेंट्स हासिल करने में इतनी सरदर्दी हो रही है, जूते काटने पड़ते हैं, हालांकि ऑनलाइन सर्विस नाम दिया गया है कि ऑनलाइन ही अप्लाई करना, ऑनलाइन ही सब कुछ होगा, ऑनलाइन ही सब मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। वो आप सबको लोगों को भी जो है वो एक तरह से एक्सपीरियंस है। और उसमें जो है ये बताया जा रहा है कि इसमें काफ़ी ऐसी वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हिस्टोरिकल वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ है, वो उनमें जो है वो फिर जो है वो हाथ से जा सकती हैं। और पर्टिकुलरली जो वो है जहाँ पर ओरल डेडिकेशन, यहाँ पर ज़बानी जो है वो विल की गई हो या फार्मल डीड्स हो। इसमें पिटीशंस में जो है ये भी बताया गया है कि उन्होंने जो है वो पिटीशनर ने एक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लिया है जो रिमूवल ऑफ कंसेप्ट ऑफ वक़्फ़ बाय यूज़र। जो वक़्फ़ बाय यूज़र का भी जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो है वो रूल ऑफ एविडेंस इन इंडियन वक़्फ़ है वो भी है। इसमें स्पेशल कोर्ट जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था, जिस तरह से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में की जजमेंट में बताया गया था। जो रिमूवल ऑफ अंडरमाइन जो है लीव्ड जो है वो रियलिटीज़ है इस्लामिक चैरिटेबल प्रैक्टिसेस की, यानी कि जो हम ये वक़्फ़ करते हैं उसमें कुरान में भी फरमाया गया, हदीसों में भी आता है कि एक बार वक़्फ़ हमेशा के लिए। वक़्फ़ जो है वो वही प्रॉपर्टी कर सकता है जो उसका मालिक हो। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोगों को मिसकंसेप्ट ये है कि इसमें औरतों को जो है वो शेयर नहीं मिलता। मैं बता दूं कि अगर किसी शख्स की बीवी है उसकी प्रॉपर्टी में उसको 1/8 हिस्सा मिलता है अगर उसके बच्चे हैं। अगर कोई औरत है उसने किसी के साथ शादी की, उसके बच्चे नहीं है, उसको 1/16 मिलता है।
भाई है उसको 2 हिस्से मिलते हैं, बहन को जो है वो 1 हिस्सा मिलता है। तो आजकल जो है वो विरासती इंतकाल होते हैं, कुछ लोग अक्सर जो है वो अपनी बहनों को और जो फीमेल्स हमारे हैं उनको वरासत देने से जो है वो नहीं देते हैं और रेवेन्यू ऑफिशियल से मिलजुल कर जो है वो उसको अपने नाम करते हैं। लेकिन मैं ये बात बता दूंगा, ये मजहबी तौर पर जो है वो बिल्कुल नाजायज़ है और अल्लाह ताला के सामने उन लोगों की पकड़ होगी जो यहाँ पर अपनी बहनों का, माओं का हिस्सा जो है वो खाते हैं। तो इसमें जो है वो ये गलतियां जो है वो इंडिविजुअल लेवल्स पे हो रही हैं। यानी कि मैं हूं, कल मैं अपनी बहनों को नहीं दूंगा या बाकियों को नहीं दूंगा तो गुनहगार मैं हूं, न कि इस्लाम गुनहगार है। उसने ऑलरेडी जो है वो वहां पर सेट प्रेसिडेंस रखा है कि माँ को इतना मिलेगा, बहनों को जो है वो इतना मिलेगा, भाई को जो है वो इतना मिलेगा। तो बाप जो है वो 1/3 ही जो है वो विल कर सकता है, कोई 100% विल नहीं कर सकता है। तो इस तरह जो है वो इस्लाम में ऑलरेडी जो है वो सूरतुन निसा अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो क्लियर जो है वो इस चीज़ की जो बाइफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, वो सब कुछ क्लियर करके है। तो इसमें जो है वो काफ़ी चीज़ें हैं और मैं बता दूं कि जिस तरह से ये पार्लियामेंट में बिल पास हुआ और इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो मुखालिफ हुए हैं, हालांकि 288 लोगों के करीब जो है उसमें बिल को जो है वो पास किया है। तो इसके अलावा अगर हम देखें राज्यसभा में भी जो है वो काफ़ी कम नैरो मार्जिन रहा, जहाँ पर बीजेडी जो है वो कुछ उनके एब्सेंट रहे, कुछ ने हक में वोट दिया, कुछ ने अगेंस्ट वोट दिया। जबकि जो नवीन पटनायक की बीजेडी थी उन्होंने साफ कहा था कि हम पहले बिल के मुखालिफ है, लेकिन बाद में उन्होंने जो है वो अपनी चॉइस पे रखा जो एमपीज़ थे। तो कुछ एमपीज़ ने एब्सेंट किया, कुछ ने हक में दिया और कुछ ने अगेंस्ट दिया। इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू और जो नीतीश कुमार है उन्होंने भी जो है वो पहले बोला था कि वो इस बिल की मुखालफत करेंगे, लेकिन बाद में उनको मना लिया गया बीजेपी की तरफ से। तो उन्होंने भी जो है वो उसमें हक में जो है वो वोट दिया था। और इसमें यह भी कहा गया है कि वक्फ डिक्लेरेशन जो है वो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में भी जो है वो इन्वेड होगी और जो वक्फ होगा उसमें जो क्रिएटेड प्रॉपर्टी शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब्स है, वो भी जो है वो इसमें इफेक्टेड होंगी। और इसमें अगर हम देखें कि कल को जो ताजमहल है या बाकी चीज़ें हैं वो भी जो है वो अब इसमें जो है वो आ गए हैं। इसमें कब्रिस्तान आ रहे हैं जो अब इन क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि कब्रिस्तान की ज़मीनों के भी जो है वो अब आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर हम किश्तवाड़ के कब्रिस्तान की बात करेंगे, 600-700 साल पुराना कब्रिस्तान है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो कहाँ से आएंगे। तो अब ये जो है वो केस चला गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो जमाते उलमा हिंद है उन्होंने इसको जो है वो चैलेंज किया है और अभी ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से इसमें क्या डायरेक्शंस आती है। क्या जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब हैं वो बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि उनको अगले महीने 13 तारीख को जो है वो रिटायर्ड होना है। तो क्या वो अपनी मौजूदगी में ही इसको जो है वो 5 बेंच या 7 बेंच जो है वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया है। तो इसमें एक फुल बेंच लगेगा, या तो इसमें 5 बेंच का जजों का जो है वो बेंच बैठेगा, या 7 बेंच जजेस का बैठेगा, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी ये सारा का सारा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे डिपेंड है। और सबसे पहले ये देखना होगा कि जो ये पिटीशन फाइल की गई है तो वो वहाँ पर नोटिफिकेशन को रोकने के लिए कोई डायरेक्शन इशू होती है अगले कुछ घंटों में कि नहीं, वो हम उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और आपको इस पर आगे भी खबर दिखाते रहेंगे कि इस पॉलिटिकल लीडर ने इस पर किस तरह से रिएक्शन किया। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।